नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और दिव्य आत्माएं हैं। आज हम लोग एक अलग तरह का एनीमिया पढ़ेंगे। ये अनुक्त व्याधि है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता कहीं पर भी देखेंगे तो इसके बारे में उल्लेख नहीं है। एक तरह से पांडु रोग है और रसवस स्रोतस रक्तवस स्रोतस की दृष्टि इसमें पाई जाती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है जो आप लोगों को कहीं ना कुछ नया चीज सिखाने वाला है। तो मैं आज जो भी बात बताऊंगा, अगर आप लोग भी कुछ जानते हैं तो जरूर अपना अपना विचार यहाँ पर रख सकते हैं। पहले मैं जो बता देता हूँ वो आप लोग सुनिए। मॉडर्न साइंस के लिए भी ये एक नया तरह का व्याधि है। इसमें जो आरबीसीज होते हैं उनकी निर्मित जो रहती है, प्रोडक्शन रहता है, वह हो नहीं पाता है और बहुत ही ज्यादा सीवियर एनीमिया या पांडु रोग उत्पन्न हो जाता है। इस डिजीज को दो साइंटिस्ट लोगों ने, जो चिकित्सक लोग थे, डॉक्टर्स लोग थे, उन्होंने इसको ये किया, डिस्कवर किया। एक का नाम था लुइस डायमंड और दूसरे का नाम था केनेथ ब्लैकफैन। उन दोनों ने किया, इसलिए इस बीमारी को डायमंड ब्लैकफैन एनीमिया ऐसे नाम रखा गया है उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। ये एक तरह का कुलज व्याधि है, हेरिडेटरी कारण से ये आता है। इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। और दूसरा क्या है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो दूसरे या तीसरे महीने में ही उसको एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। और इसको हम लोग प्योर रेड सेल अप्लेशिया, मतलब रेड सेल्स बन ही नहीं रहे, इरेथ्रोपोइटिक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं विकृत है, जो बोन मैरो में रक्त कोशिकाओं को बनाता है वह विकृत हो जाता है। तो इस व्याधि का अब जब खून की कमी हो रही है तो इसका हम लोग जब डायग्नोसिस करते हैं तो बोन मैरो का पूरा एस्पिरेट करके चेक किया जाता है। और इसमें ऐसा पाया जाता है, रिसर्च हुआ है इस पे पूरी दुनिया में, तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ कुछ कुल के लोगों में RPS19 नाम का जीन जो होता है वो विकृत हो जाता है, उसीलिए यह व्याधि उत्पन्न होता है। इंडिया में भी कुछ लोगों को है ये, कुछ कुल में है लेकिन सभी को नहीं है। ठीक है, और लेकिन पूरी दुनिया में ये व्याधि बहुत है। जेनेटिक डिजीज है, हेरिडेटरी डिजीज है। तो पांडु जब हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, उसकी वजह से शरीर में विकृतियां बहुत ज्यादा दिखाई देने लगती है कि बच्चे की लंबाई और वजन बहुत कम होता है, हाइट भी नहीं बढ़ता है और वेट भी नहीं बढ़ता है ना। और इसके बाद में क्या होता है कि हाथ और पैरों के जो अंगुष्ठ हैं, हाथ की उंगलियां वगैरह, वो विकृत स्वरूप की होने लगती है। बाकी शरीर और मन का विकास जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, लेकिन हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसे मेरे पास बच्चे आए हैं, मैंने देखा है। और डॉक्टर्स ने तो ऐसा तक बोल दिया था, जिनकी पढ़ाई नहीं थी, उन्होंने कह दिया था कि ये बच्चे का डेथ हो जाएगा।
लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा से वो बच्चे ठीक हो गए। अब वो किस तरह से काम किया वो मैं आप लोग से शेयर करूंगा। इसका इलाज मैंने अपने सर से पूछा था, जमदग्नि सर से, उन्होंने मुझे गाइड किया था, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है और हर 15 डेज के बाद इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। कुछ रोगियों में स्टेरॉइड को उपयोग करने से थोड़ा सा फायदा देखा जाता है, लेकिन ये बीमारी जो है इसका बहुत ज्यादा व्याप्ति रहता है। तो हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उससे फायदा तो होता नहीं, परमानेंट क्योर तो है नहीं एलोपैथी में। और कुछ लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन इसमें खून की कमी बार बार देखी ही जाती है। तो इसमें रोगी को जान का खतरा रहता है। और कुछ लोग रिसर्च ऐसा पाया गया, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र में AFMC है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है। देखिए आप लोग को जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे उसकी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां रहती हैं। तो इसमें हिमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ऐसा रिसर्च हुआ है और चल रहा है, वो हो रहा है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से इस व्याधि का विचार अगर हम लोग करेंगे, तो ये माता और पिता से आने वाली अनुवांशिक विकृति के कार्य स्वरूप से यह व्याधि होती है। तो ये कष्ट साध्य है और इसमें मुख्य कारण रहता है कि रक्त व स्रोतस की दुष्टि रहती है और लाल कोशिका आरबीसी जो है उनकी निर्मित नहीं हो पाती है। अगर शरीर में अगर हम लोग देखें तो आरबीसी बनने के लिए, अभी ये देखिए बच्चे का आप लोग को दिख रहा है माइक्रोसेफेली है, लो सेट ईयर्स है, और तो ये सारा विकृति रहता है। तो ये क्यों होता है? तो जो पोषकांश है, जो रक्त व स्रोतस को पूरा तरह से जो भी नरिशमेंट करना चाहिए, वह पोषकांश योग्य मात्रा में नहीं होता है। जहां पर धातु की निर्मित होती है वहां तक वो पोषकांश नरिशमेंट है वह पहुंच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं स्त्रोतरोध है, एक तो नरिशमेंट वाली चीजें मिल नहीं रही हैं, या फिर वहां पे रास्ता ब्लॉक है, या स्त्रोतस प्राकृत अवस्था में नहीं है। और जो पोषकांश से स्थायी धातु बनना है, रक्त धातु बनना है, उसमें जो धात्वग्नि है, रक्त की धात्वग्नि, वह योग्य प्रकार से निर्मित नहीं कर पा रही है आरबीसीस को। तो डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया जो रहता है इसमें आरबीसीस बनता ही नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि पोषकांश नहीं मिल रहा है, जो भी नरिशमेंट चाहिए, प्रीणन कार्य जो होता है वो नहीं हो रहा है, स्त्रोतस तक वो पहुंच नहीं रहा है, स्त्रोतस प्राकृत नहीं है, और धात्वग्नि जो है वो प्राकृत नहीं है। ये 4 कारण होते हैं। तो हमें जब हम विचार करते हैं तो इसमें स्त्रोतोवैगुण्य और धात्वग्नि मंद, ये 2 हेतु हमें दिखाई देते हैं। स्त्रोतोवैगुण्य में स्त्रोतोरोधजन्य मतलब स्त्रोतस में आम संचिति है, या फिर स्त्रोतोरोध और भी कारण से हो रहा है कि वहां पे पूरा हेमोपेटिक सिस्टम जो है, जो बोन मैरो में जहां पे आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है वो हो ही नहीं पा रहा है। तो इस व्याधि में हम जब भी काम करते हैं तो मज्जा धातु पे, क्योंकि मज्जा धातु है वो पूरण करने का, अस्थि पूरण करने का काम करता है। और आयुर्वेद में भी सरक्त मेद ऐसे शब्द बोला है, मज्जा धातु के काम में सरक्त मेद पे कार्य अगर अच्छा नहीं होगा तो रक्त धातु आरबीसी नहीं बनेगा। तो इस पे अगर हम मज्जा धातु पे काम करते हैं तो इस पे व्याधि प्रत्यनिक दवाई में रौप्य भस्म और मौक्तिक भस्म ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वर्ण के कल्प या स्वर्ण भस्म भी देते हैं, तो मज्जा धातु पे कार्यकारी है और सप्त धातु को वो बल देता है, इसलिए स्वर्ण कल्प देना है। जैसे कि वसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण मालिनी वसंत रस, वसंत कल्प जितने भी है, वसंत विलय रस, लघु मालिनी वसंत, स्वर्ण मालिनी फिर मधु मालिनी वसंत, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से जब हम लोग जो अपने धातु है जैसे रौप्य भस्म, मौक्तिक भस्म, स्वर्ण भस्म, ये जब हम देते हैं तो शरीर में स्थैर्य प्राप्ति होती है और धातु की शिथिलता कम हो जाती है। इसी तरह से अब्रक भस्म का भी प्रयोग करते हैं, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म। तो इस तरह के जो पांडु रोग हैं, क्योंकि अब्रक भस्म में वो सब गुण धर्म है कि वह रक्ताणुओं को बढ़ाता है, तो इसलिए सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म देने से इस तरह का पांडु रोग ठीक होता है। इसी तरह से बिल्व फल मज्जा जो रहती है उसमें नेचुरल आयरन रहता है, तो सारे भस्मों को हम लोग बिल्व फल मज्जा उसके साथ देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बिल्व फल की जो मज्जा रहती है, बेल का फल, उसको श्रीफल भी बोला जाता है,
वो मज्जा धातु पे बहुत ही अच्छा काम करती है और यह रक्ताग्नि वर्धक भी रहता है। बिल्व का अगर हम लोग गुणधर्म देखें तो वह ऐसे कोई भी आजकल के ग्रंथों में जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन रिसर्च हुए कि बेल जो रहता है वह इस बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है और रक्ताग्नि वर्धन करता है। इसी तरह से पांडु रोग, कोई भी तरह का पांडु है, हम लोगों ने पढ़ा है कि पित्त का प्रकोप होता है, पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से शरीर में अंदर अंदर स्वेदन होता है और उसकी वजह से धातुओं का ओज है, मेद है, सब शिथिल हो जाता है, वो कम होने लगता है। निस्सार शिथिलेंद्रिय भेक वर्ण ऐसे बोला गया है। तो हम लोग स्नेह जरूर देते हैं, जैसे कि आप लोग चरक संहिता देखेंगे तो पांडु रोग की चिकित्सा में दाड़िमादिघृत है ना, फिर कटुकादिघृत, किरातिक्तादिघृत, ऐसे घृत कल्पना देके मृदु विरेचन दिया गया है, क्योंकि स्नेह देके हम लोग स्नेहन करने के बाद धातुओं की शिथिलता कम करते हैं और स्नेहांश की कमी है तो स्नेह देते हैं, दूसरा धातुओं की शिथिलता कम करते हैं और सारा पित्त और दुष्टि को हम स्त्रोतरोध को दूर करते हैं विरेचन करा के, मृदु विरेचन करा के। तो यहाँ पे अनुपान में घृत का प्रयोग करना बहुत श्रेष्ठ रहता है। घृत जो है ये स्नेह द्रव्य है, ये मज्जा धातु के लिए भी उपयोगी रहता है, क्योंकि मज्जा धातु जो है वो स्नेह की अपेक्षा करता है, उसको नरिशमेंट चाहिए तो। और पांडु की चिकित्सा में सबसे अच्छा है कि घृत, दाढ़ीमादी घृत दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग दाढ़ीमादी घृत, वासा घृत, कटुकादि घृत, किरातिक्तादि घृत या रक्तपाचक, रसपाचक, इससे सिद्ध किया हुआ घृत अगर दें तो इस तरह का डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया में बहुत अच्छा फायदा होता है। वासा अगर हम लोग देखें, अडुल्सा, तो ये रक्त व स्त्रोतस पे बहुत ही अच्छा काम करने वाली दवाई है और ये उत्कृष्ट रक्त स्तंभन भी है, तो वो टिकाए रखती है आरबीसीज को, उसका डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है वो होने नहीं देती है। और वासा घृत के समान त्रिफला घृत भी उपयोगी है, पुनर्नवा घृत भी, क्योंकि त्रिफला में आंवला है, हरितकी है, वह वयस्थापन गण में बताया। पुनर्नवा भी देखेंगे तो वयस्थापन गण में बताया, आयु को टिकाती है। अब आयु टिकाती है मतलब रक्त के जो आरबीसीज है उनको भी टिका के रखती है, ऐसी रसायन द्रव्यों का प्रयोग हम करते हैं। पुनर्नवादिघृत, त्रिफलाघृत, वासाघृत, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि स्त्रोतो विबंधन विविधान हंति, ऐसा त्रिफला रसायन का गुणधर्म बताया कि स्त्रोतस में अगर विबंध है, एक एक स्त्रोतस, एक एक जो बोन मैरो के जो ये सेल्स होते हैं स्त्रोतस, उसमें अगर बहुत ज्यादा मार्गावरोध है तो त्रिफला जो है वह अपने गुणधर्म से, प्रभाव से और रसवीर विपाक से सारे स्त्रोतस, आप लोग को जो डायग्राम में दिख रहा है कि कॉम्पैक्ट बोन है बीच में, वहां पे स्त्रोतस जो रहता है उसको वो स्त्रोतों में विबंध है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध है, उसको वो खोल देती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए रक्त निर्मित में जो स्त्रोतोरोध है उसको दूर करने के लिए त्रिफला रसायन का प्रयोग करने से फायदा होता है। और पुनर्निर्माण में उपयुक्त पुनर्नवा, बार बार एक एक नए सेल को बनाना है, तो पुनर्नवा सर्वश्रेष्ठ दवाई है और वयस्थापन गण में भी है, उसका भी प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग देखें तो इसमें रौप्य भस्म 30 मिलीग्राम, मौक्तिक भस्म 30 मिलीग्राम, अब्रक भस्म 30 मिलीग्राम, वसंत कुसुमाकर 30 मिलीग्राम, बिल्व फल मज्जा 250 मिलीग्राम, इसका प्रयोग हम लोग दिन में 3 बार करते हैं। और किसके साथ? वासाघृत, त्रिफलाघृत या पुनर्नवाघृत, दाढ़ीमादिघृत, महातिक्तघृत, कुकुल तिक्तघृत, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। और जो तीव्र पांडुता है कि आरबीसी बन ही नहीं रहा है, उसमें स्त्रोतोरोध दूर होने से अपने आप रक्ताणुओं की निर्मित होने लगती है। और इसमें क्या होता है कि जो हम लोग लौह कल्प दे रहे हैं, जैसे ताप्यादि लौह, नवायस लौह, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर वटकम, ऐसे बहुत सारे, या लौह भस्म दे रहे हैं, मंडूर भस्म दे रहे हैं अनुपान के साथ, तो वह लौह तत्व उसमें रहता है, तो उसमें आरबीसी बन जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है और ये बहुत ही अच्छा फायदा हो सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा से लाभ जो रहता है वो निश्चित होता है। और कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि ये परमानेंट ठीक हो गया, लेकिन ये परमानेंट ठीक नहीं होता है, इसको कंटिन्यू देना पड़ता है हमें, ये घृत पान और फिर ये सारे भस्म का प्रयोग, मृदु शोधन करना, अग्नि को बढ़ाना, दीपन पाचन, अनुलोमन करना, ऐसा करने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ा शरीर को सपोर्ट मिल गया तो शरीर खुद ही रक्ताणुओं को बनाने लगता है। तो हमें मज्जा को बल देना है, रक्त व स्त्रोतस को शुद्ध करना है, रक्त का प्रसादन करने वाले द्रव्य देना है, रक्त बढ़ाने वाले द्रव्य देना है। इस तरह से जब हम शरीर को सपोर्ट करते हैं
तो स्टेरॉइड की मात्रा कम करते करते पूरी तरह से बंद हो जाती है और हीमोग्लोबिन शरीर में बढ़ने लगता है। इस तरह से जो असाध्य व्याधि है एलोपैथी साइंस के हिसाब से, वह आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और यह मैंने देखा है अपने सर के क्लिनिक में और खुद भी किया है, इसलिए मुझे मालूम है कि यह व्याधि ठीक हो जाती है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। इस तरह के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं क्या? एक अलग तरह का एनीमिया है, या नॉर्मल एनीमिया भी आप लोग बोल सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ बोलना है तो। डॉक्टर पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रशांत भट्ट जी, इस बीमारी से रिलेटेड बताइए, या नॉर्मल पांडु रोग के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं वो आप लोग बता सकते हैं। कृपया माधुरी मैम, कृपया आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। नॉर्मल पांडु भी बताइए या कोई भी बताइए आप, लेकिन बताइए। सर मैंने जस्ट एक सेकेंड अभी ज्वाइन किया सर। अभी क्या टॉपिक है? अनीमिया पे है सर। पांडु में तो पित्त का ये रहता है ना, हाँ पित्त प्रदान तो उधर घृत का ही उपयोग करना चाहिए। हाँ, आप क्या क्या देती हैं? पांडु की चिकित्सा कैसे करती हैं? सर मोस्टली तो यहाँ शमन चिकित्सा ही देती हूँ। टैबलेट्स देती हूँ, आयरन टैबलेट जो रहते हैं, लोह सप्तामृत लो, नवायस लो, धात्री लो, ऐसे विरेचन देती हूँ सर। मतलब शमन अविपतिकर और घृतपान में फिर जो होगा सर, घृतवासा घृत क्या बोलते हैं ना, शतावरी, ऐसा घृत चालू कर, बाद में दीपन पाचन करके अनुलोम। कभी कभी कृमि की भी चिकित्सा करनी पड़ती है सर। हाँ जी, हाँ ठीक है। आप और क्या देती हैं, मतलब खून बढ़ाने के लिए क्या देती हैं? सर, फिर खाने के लिए भी बोलती हूँ ना, फल, खजूर, दाड़िम, अंजीर, या ये बोलते हैं ना अपना ड्राई फ्रूट्स, मनुका, सर ये भी देती हूँ। और ये टैबलेट्स वगैरह ऐसे चालू करती हूँ सर। कभी कभी कोई कंपनी का रहता है सर, उसमें का भी अभी नाम नहीं बोलूंगी, पर सर वो भी चालू करते हैं टैबलेट ऐसे, खून बढ़ने जी के लिए। और रक्त प्रसादन करना पड़ता है सर, ताप्यादि लो अगर भी देना पड़ता है सर। जी। तो आपके पेशेंट कितना दिन में मैम ठीक हो जाते हैं? सर 1 महीने में बढ़ता है सर ऐसा, मेरा तो। मतलब वो समझो 10 होगा तो 11 तक जाता है 1 महीने में, ऐसा। जी कभी कभी 15 दिन में, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट। खाना जी भी चाहिए सर, उसकी भूख अग्नि मंद होगी ना, पहले तो अग्नि को सुधारना पड़ता है सर। फिर ही जी बाद में वो मतलब लोह तत्व पचेगा सर। अग्नि अच्छा किया ना सर, समझो आरोग्य वर्धिनी, आम पाचक वगैरह दिया, तो फिर बाद जी में ये बढ़ेगा सर। भूख, उसकी भूख बढ़ानी पड़ती है सर खाने। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नॉर्मल पांडु रोग भी बताइए कि आप कैसे ट्रीट करते हैं, क्या प्रणाम आपका सर। विचार? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर जी। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। सर जनरली पांडु के जितने भी पेशेंट होते हैं तो एक तो पहले कॉज ढूंढें कि उनका हेतु क्या है। उनको मतलब माल न्यूट्रिशन, एनीमिया है, या कहीं कोई पेप्टिक अल्सर या ड्यूटेनल अल्सर का प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर कहीं उनको बहुत ज्यादा मैंशस तो नहीं आते हैं। ये सब चीजें देखने के बाद यदि ये सब चीजें नहीं है और जो भी हेतु आते हैं उनको उनको अपन ठीक करके यहाँ पे सबसे पहले दीपन पाचन चिकित्सा देनी है हमारे लिए, और बाद का अनुलोमन करना है। जब भूख अच्छी लगने लगे और अच्छी तेज भूख लगे तो यहाँ पे हम अपने जो भी आप दवाई आपने सब बताई, तापादि लो, नवायस लो, अब्रक भस्म, आपका पुनर्नवा मंडूर, और बहुत सारे आयरन के सायरप आते हैं आयुर्वेदिक, वो हम दे सकते हैं। और जब भूख अच्छी लगने लगे तो यहाँ पे स्नेहन करना है। स्नेहन में यहाँ पे हम दांडेमादी घृत दे सकते हैं खाने के लिए। और बस सर ये सब चिकित्सा चलती रहती है तो हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। और मुझे याद है एक बार एक ब्लड कैंसर का पेशेंट आया था मेरे पास, तो वो मेरे पास करीबन 21 डेज रहा था। उसके बाद उसका डेथ हो गया था। लेकिन 21 डेज में जब वो मेरे पास था तो उसको क्या था कि उसका प्लेटलेट काउंट बहुत जल्दी कम होता था। करीबन 4-5 दिन, 2 या 3 दिन में उसको प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते थे। और हर 4 दिन 5 दिन में उसके लिए आपका ये कहते हैं उसको ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था।
तो जब मेरे पास आया था तो आयुर्वेद के लिए आए थे कि उनको करीबन ब्लड कैंसर के लिए काफी टाइम हो गया था, करीबन 8-10 साल हो गए थे। और उसके पहले उनको एक पर्टिकुलर ऑर्गन में भी कैंसर था, और ऐसा बोलते थे कि उसका इलाज कराते कराते वो चीज ब्लड कैंसर में कन्वर्ट हो गई। तो जब मेरे पास आए थे तो करीबन 24 डेज इलाज चला था। तो उसमें ना तो उनके प्लेटलेट काउंट बदलने पड़े, और हीमोग्लोबिन भी जब मेरे पास आया था तो करीबन 6 था, और लास्ट हीमोग्लोबिन जब मैंने कराया था तो वो करीबन 8.5 के आसपास पहुंच गया था। उसमें वाह। चिकित्सा सर यही जो मैंने बताई कि दीपन जी पाचन करके अपना आरोग्यवती बटी दिया, अपना नित्य विरेचन दिया उनके लिए। यहाँ पे अभ्रक भस्म 1000 पुट्टी का सेवन कराया। यहाँ पे स्वर्ण वसंत मालती दिया। इस टाइप की दवाइयाँ दी तो पेशेंट काफी दिन तक स्टेबल रहा था। और लेकिन एक दिन उसका सडन उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ और डेथ हो गई थी। जी सर। अच्छा, लेकिन मतलब आपके पास जब तक चल रहे थे तब तक तो ठीक थे? हाँ, तब तक तो वो ठीक थे, उनको कोई मतलब ब्लड नहीं लगा करीबन 26-27 दिन। और ना ही उनका प्लेटलेट काउंट उनको मतलब उनके कम हुए। वही सब गिलोय सत्तू और ये सब दवाइयाँ याद नहीं मेरे को भी। वही सब गिलोय सत्तू, अबरक भस्म 1000 जी, पुटी, बहुत बढ़िया आरोग्यवर्ती सर। बटी, स्वर्ण वसंत मालती, इस टाइप की अग्नि बढ़ाने का काम किया। तो उनका जी हीमोग्लोबिन बढ़ा था उसमें। और सर, आपका अग्नि को बढ़ा। हमारा, हाँ सर, हमारा और आपका ट्रीटमेंट जो है आयुर्वेद का, ये एलोपैथी से डिफरेंट कैसे है? क्या हम अलग करते हैं सर? सर एलोपैथी में कोई अग्नि का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर, कोई हार्म का कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना सर। जी तो हम बेसिकली वही काम करते हैं कि हम अपना आम का पाचन करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, धातुओं को बढ़ाते हैं, धातुओं का पोषण करते हैं, धातु अग्नि मांद को ठीक करते हैं। तो हमें सफलता मिलती है सर उसमें। जी। एलोपैथी में तो देते हैं आयरन की टेबलेट, फॉलिक एसिड की देते हैं, लेकिन उनका अग्नि का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए वो इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं होता जितना हमारा होता है। ये आपने सही बताया। इसी तरह से रक्तवात स्रोतस का मूल स्थान यकृत है और प्लीहा है, तो हम लोग यकृत पे भी कार्य करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आरोग्यवर्धिनी बटी है, उसी तरह से सुरशेखर रस और ताम्र के कल्प देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आरोग्यवर्धिनी यकृत पे कार्यकारी रहता है। इसी तरह से जो यकृत का सूप रहता है, प्राणियों का यकृत का सूप देने से फायदा होता है। हमारे वो निगम सर बता रहे थे, यकृत पिप्पली देते हैं। प्राणियों का यकृत निकालते हैं, उसमें पिप्पली डाल के यकृत को सुखा के ऐसे कुछ पुटपाक देके फिर वो चूर्ण देते हैं, और वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते हैं, तो वो फायदा करता है। और ओजक्षय हम लोग देखते हैं, धातु शीतलता, तो उसके लिए आम्लकी रसायन च्यवनप्राश बहुत अच्छा काम करता है। च्यवनप्राश और लौह भस्म या मंडूर भस्म देने से फायदा होता है। और धात्री अवले, धात्री लौह, अश्वगंधा अवले, कुष्मांडा अवले, शतावरी कल्प जैसे द्रव्य देते हैं, तो ये सप्त धातु वर्धक रहते हैं। इस तरह से भी हम लोग ये बीमारियों को कवर कर लेते हैं। हाँ, पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पर? डॉक्टर पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, आपका म्यूट हो गया गलती से। पल्लवी हेलो। मैम, हाँ जी बोलिए मैम। आवाज। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, यहाँ पे हम काशीस भस्म और सुवर्णमाक्षिक भस्म भी यूज कर सकते हैं ना? 100% रक्त का प्रसादन करता है काशीस और हाँ, स्वर्णमाक्षी। और सुवर्णमाक्षिक रसायन कर्म भी करता है और मधुर रसात्मक है, स्निग्ध है, क्योंकि यहाँ पे जैसे पांडु में बोला गया है कि स्निग्धपना भी हमको चाहिए क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा रहता है बॉडी में। जी सही और बताया। हाँ, और आमल की रसायन भी अगर हम कंटिन्यूअसली देंगे 1-2 साल तक तो अच्छा काम करता है। जी और जैसे बताया गया है कि सस्नेह विरेचनम, तो वहां पे हम दाढ़ी मादी घृत भी यूज कर सकते हैं, शतावरी घृत भी यूज कर सकते हैं। जी और विरेचन के लिए हम मृदु विरेचन में तो बहुत सारे ड्रग है, लेकिन आरबीसी का फॉर्मेशन सर यकृत में होता है, मतलब लीवर में होता है। तो हम यहाँ पे फलद्रिकादी काढ़ा है या तो पुनर्नवा मंडूर है जो लीवर पे भी काम करेगा, आरोग्यवर्धिनी भी है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं सर इसमें। जी सही बताया आपने। हाँ सर, थैंक यू सर। और बताइए, कुछ सुनने का मन कर रहा है आपका, आप बहुत सही सही बता रही हैं। आपके पेशेंट कितना दिन में ठीक हो जाते हैं पल्लवी मैम?
सर अभी तो ऐसे पेशेंट तो नहीं देखे हैं, खाली एनीमिया का पेशेंट देखे हैं, तो 2-3 महीने में फर्क दिख जाता है सर। अच्छा, और थोड़ा बहुत सा खाने खाने में भी थोड़ा सा मनुका का सेवन ज्यादा बताएंगे, और दाड़िम का भी सेवन बताएंगे, और बीट और गाजर का जूस भी बताएंगे, और गुड़ और मूंगफली वो खाने में थोड़ा सा डाइट में भी चेंज करेंगे तो अच्छा फर्क मिलता है। और यहाँ जी पे कैसे कि अग्निमांद्य रहता है स्टार्टिंग के फेज में, और हेतु भी कभी कभी कृमि का रहता है, तो उसकी भी चिकित्सा करनी पड़ती है। और अग्निमांद्य रहेगा तो हम दाढ़ी मस्तक चूर्ण भी यूज कर सकते हैं घी के साथ, कि वो दीपन पाचन भी करेगा, और रक्त व स्रोतस्ते भी काम करेगा। और हम रसपाचक और रक्तपाचक भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि रस धातु से रक्त धातु की निर्मित होती है, तो रस का अग्नि अच्छा रहेगा तो रक्त धातु जी अच्छा बनेगा। तो उस पे भी जी सर काम करना जरूरी होता है। जी, बहुत अच्छा बताया और आपने। हाँ, और अगर अगर सर हम स्टार्टिंग से ही अगर दाढ़ी मादी घृत चालू करेंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि उसमें जो कंटेंट हाँ है दाढ़ी मादी घृत के वो सारे दीपन पाचन करने वाले ही है, जी, तो चलेगा क्या सर? 100%, क्योंकि पांडु रोग की चिकित्सा में चरक संहिता में हाँ, क्या बताया। सस्नेह हाँ विरेचनम। हाँ, उसमें ऐसे बोला ही है कि तत्र पांडवामयी स्निग्ध तीक्ष्णा ऊर्ध्वानुलोमकैः, मतलब हमें स्निग्ध करना जरूरी है, उसको स्नेहन देना जरूरी है। और स्नेहन करने के बाद रोगी का बलाबल देख के हम या तो वमन दे, विरेचन दे, ये करना जरूरी है, लेकिन अल्प मात्रा में शोधन करना है, थोड़ा थोड़ा। और इसमें क्योंकि धातु क्षय बहुत ज्यादा होता है और वात प्रकोप होने का भय रहता है, अधिक मात्रा में शोधन देंगे तो इसमें शोथ बढ़ेगा। पांडु का उपद्रव शोथ बताया, हृदय स्पंदन, हृदय द्रवता, पल्पिटेशन वगैरह बढ़ सकता है। इसलिए पांडु रोग में स्नेहन करना है तो हमें स्नेहन के लिए दीपन पाचन वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो और उससे जो वात प्रकोप से भी रुक्षता है या फिर धातुशय से उत्पन्न हुआ जो दुर्बलता है वो दूर करने के लिए घृत और संतर्पण करने वाले उपचार देना बहुत जरूरी होता है। तो सिद्ध घृतों का प्रयोग बहुत जरूरी है, जैसे दाड़ीमादी घृत, कटुकादि घृत, पथ्यादि घृत, फिर द्राक्षाघृत, तिक्तघृत, महातिक्तघृत, ये बहुत अच्छे द्रव्य हैं। और पित्त प्रधानता अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो इसमें मृदु विरेचन देना है। मृदु विरेचन के लिए हम आरगवत का प्रयोग कर सकते हैं, मनुक्का, गंधर्व हरित की, गोमूत्र हरित की। तो कफज पांडु में गोमूत्र हरित की पता है, तो ये मृदु विरेचक कल बहुत जरूरी होता है। इसके बाद जब पोस्ट की हाँ शुद्धि सर। हो जाती है तो शाली पकवा षष्ठी। से हाँ बोलिए बोलिए, पक, आप बोलिए फिर। पकवा से शुद्धि भी जरूरी बोला है, वातानुलोमन भी होना चाहिए, और रक्त की शुद्धि के हेतु रक्ताश्रित जो पित्त है उसके निर्हरण के लिए हमको मृदु विरेचन कंटिन्यू रखना चाहिए। जी, हमें बल देखना है रोगी का और फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम लोग खाने में क्या दें, तो पुराना शाली षष्टिक दें, जो 60 दिन में पकने वाला चावल है वो दें, जांगल मासरस दें, गोधुम दें, मतलब गेहूं दें, और दाल का यूश दें। दाल नहीं, यूश ज्यादा गुणकारी रहता है। और इसमें रक्त और मेद का क्षय है, धातु शिथिलता है, इसलिए लौह के कल्प, लौह भस्म, ताम्र, अभ्रक और रौप्य ये बहुत अच्छा रहता है। ये कषाय रस के धातु रहते हैं, इसमें धातु शिथिलता दूर करने की ताकत रहती है। और रक्त वृद्धि के लिए लौह भस्म की जरूरत होती है, तो इसलिए लौह भस्म, कांत लौह भस्म, मंडूर भस्म, काशीस भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म। स्वर्णमाक्षिक भस्म रक्त का प्रसादन भी करता है, वृद्धि भी करता है। कॉपर फेरस सल्फेट, CuFeS2, कॉपर कॉपर फेरस सल्फेट रहता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म बहुत जरूरी होता है, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर लौह भस्म देने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो मंडूर भस्म ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मंडूर भस्म सौम्य होता है थोड़ा लौह भस्म की अपेक्षा। वो जो कोरोजन लग जाता है ना उससे बनाया जाता है मंडूर भस्म। लौह भस्म तो लोहे से बनाया जाता है, तो मंडूर भस्म ज्यादा इजिली एब्जॉर्बेबल होता है। मंडूर भस्म से कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है। और लौ भस्म मृदु विरेचक द्रव्य जैसे त्रिफला या हरित की जैसे द्रव्य देके भी हम लोग लौ कल्प दे सकते हैं। नवायस लौ जो है उसमें त्रिफला चूर्ण के साथ अगर नवायस लौ दें तो बहुत अच्छा, उसमें है भी त्रिफला, वो अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से लौ, ताम्र, अभ्रक
इसके साथ में हम लोग ताप्यादि लौ दें, वो बहुत अच्छा फायदा करता है। और अगर ओज क्षय है तो ओज क्षय को दूर करने के लिए वंग भस्म का प्रयोग करें, वो फायदा करता है। और दूसरा क्या है कि घृत तो हम दे ही रहे हैं, घृत देने से वो दीपन पाचन भी करता है, मतलब थोड़ा अग्नि को बढ़ाने के बाद फिर देना है। जैसे हवन चल रहा है उसमें घी डालेंगे तो और अग्नि बढ़ता है, तो पहले दीपन पाचन अनुलोमन करके फिर घृत दें कंटिन्यू, दाढ़ी मध्य घृत वगैरह, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और दूसरा है कि रक्त को पोषण करने के लिए हमें, और रक्ताग्नि वर्धन करने के लिए आरोग्य वर्धनी वटी सुचेखर रस देना बहुत अच्छा रहता है। जैसे प्रवाल पिष्टी वगैरह, अगर पित्त की बहुत ज्यादा उसमें बढ़ा हुआ है पित्त, तो प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, और फिर कपर्दिका भस्म। कपर्दिका भस्म तो ऐसे पित्त शामक भी है, लेकिन वो एब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा बनाता है इंटेस्टाइन में, इस तरह का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताइए। और वात प्रधान अगर पांडु रोग है, भले वो कोई भी मॉडर्न डायग्नोसिस करके आए, वात प्रधान पांडु है तो स्नेहन देना है। पित्त प्रधान पांडु है तो तिक्त रसात्मक और शीत वीर्यात्मक द्रव्य। और कफ प्रधान पांडु रोग है तो हम लोग कटु तिक्त रसात्मक और उष्ण वीर्यक दवाइयां देते हैं। वातज पांडु में हम लोग क्या करते हैं कि वात का शमन करते हैं, तो पंचगव्य घृत, महातिक्त घृत, कल्याण घृत देते हैं। स्नेहपान के लिए बाह्य स्नेहन भी करते हैं, संवाहन करते हैं। चंदनमला लाक्षादि तेल से बाह्य स्नेहन करते हैं। और जो योगराज है, मतलब ताप्यादि लौ, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से पित्तज पांडु है तो तिक्त और शीत द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, मृदु विरेचन करते हैं। विरेचन के लिए पित्तज पांडु में हम लोग आमलकी और द्राक्षा का प्रयोग करते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटी सुचेकर ताप्यादि लौ स्वर्ण मक्षी भस्म नवायस लौ धात्रा ले देते हैं। दाढ़िमा दिग्रित, कटुका दिग्रित और द्राक्षा दिग्रित, हरिद्रा दिग्रित, ये देने से फायदा होता है। कफज पांडु में कटु और तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, और लौ कल्पों के साथ शिला जत्तु का प्रयोग करते हैं। और पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा मंडक, पुनर्नवा वटक, लोहासव, लोह परपटी देने से फायदा होता है। और कभी कभी मिट्टी खाने से भी होता है पांडु, मृत भक्षण जन्य, तो उसमें तीक्ष्ण विरेचन देते हैं। और मिट्टी किस तरह का खा रहा है वो देखना जरूरी होता है। और दूसरा क्या है, मिट्टी को अगर हमें देना है, मिट्टी को आदत छुड़ाना है बच्चे को, तो हम लोग विड़ंग, नीम, कुटकी और इंद्र जैसे द्रव्यों को सिद्ध करते हैं मिट्टी में भावना देके, और वो खाने को बोलते हैं। तो और फिर कृमि पातन और कृमिघ्न द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा क्या है, पत्ता पत्ते तो देते हैं कि इसमें रात्रि जागरण नहीं होना चाहिए, दीवार स्वाप नहीं होना चाहिए, पित्तवर्धक आहार नहीं होना चाहिए, अध्यशन नहीं होना चाहिए, अपथ्य नहीं होना चाहिए, अग्निमान दे सूर्य का जो तेज रोशनी है आतप सेवन वो नहीं होना चाहिए, बहुत मेहनत नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। खाने में दाड़िम का रस और फिर बीट रूट का जूस, आराम, रेस्ट करना, ये सब जरूरी होता है। अब आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर वैशाली मैम, पूजा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस टॉपिक पर? आप लोग पांडु रोग में क्या देते हैं? वर्षा मैम, जी गीता सर, मैम। नमस्कार। हाँ, जी बोलिए मैम। नमस्ते सर। सर यही जी सारी औषधियां देते हैं, और मैं एक चीज और बोल देती हूँ पेशेंट को कि आपका अगर हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो नॉर्मल आ भी जाए, उसके बाद भी करीब 2 से 3 महीने में ट्रीटमेंट लो डोज में चालू करती हूँ, लेकिन रखती हूँ सर, उसको बंद नहीं करती। अगर से किसी का 11-12 हो जाता है तो लोग छोड़ देते हैं, तो फिर वो तुरंत ही सर डाउन होने लगता है। तो फिर मैं सर ट्रीटमेंट चलाती रहती हूँ 3 में, पहले ही बता देती हूँ सर पेशेंट को कि वो जो स्टोर्स हैं उनको रिप्लेनिश करने के लिए थोड़े दिन और लेना पड़ेगा। बाकी सर मेडिसिन यही सब सर प्रकृति के हिसाब से और अग्नि और उसके हिसाब से देती जी, बहुत अच्छा बताया। आदित्य सर, आप कुछ बताएंगे मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अनीमिया को आप कैसे ट्रीट करते हैं? भले ही इस टाइप का ना करें, लेकिन आप नॉर्मल अनीमिया कैसे ठीक करते हैं? आप लोग का क्या कॉन्सेप्ट है? आदित्य आप सर मेरे को कुछ मैसेज कर दीजिए। सर अनीमिया में बेसिकली हम देखते हैं कोई क्रीमी तो नहीं है। अगर आर्थर ज्यादा हो रहा है तो मेंसेस के कारण हम आयरन सल्फेट देते हैं, मतलब आयरन की गोलियां देते हैं, आयरन सल्फेट, आयरन सिट्रेट। और अनीमिया में कई बार B12 डेफिशिएंसी के कारण होता है तो B12 देते हैं, या अगर कॉपर की कमी के कारण तो रेयरली कॉपर देते हैं। कॉपर मतलब वो भोजन जो कॉपर रिच फूड्स है वो देते हैं। और इसके अलावा डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड करने को बोलते हैं।
सर यही है सर। एलोपैथी में जी। और डेक्सोरिन सिरप के रूप में देते हैं सर, गोलियां एब्जॉर्ब नहीं होती तो सिरप अच्छा एब्जॉर्ब होता है, लोहा सब मतलब डेक्सोरिन सिरप देते हैं, उसमें भी अल्कोहल रहता है। जी और उसके अलावा फिर इंजेक्टेबल्स रहते हैं। सर यही है सर, लेकिन वो बस आयरन की कमी ठीक करता है। और और सर ब्लड मतलब ट्रांसफ्यूजन के अंदर अलावा और क्या रास्ता है एचबी बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए? सर B12 इंजेक्शन दे सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, और और कुछ इथ्रोपोइटिन दे पैरेटिन सकते का हैं, भी देते हार्मोन हैं ना? हार्मोन पेरिटिन, हाँ इंजेक्टेबल वो देते हैं, इंजेक्टेबल आयरन। जी जी सर, इतना ही सर। सही बताया आपने। सर, हाँ जी बोलिए मैम। आपने एनीमिया में कभी रक्त बस्ती दिया है? मैंने दिया है, मैंने पढ़ाया भी है ना, लेक्चर लिया है मैंने। रक्त बस्ती पर? हाँ मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर है। अच्छा। आप ग्रुप में मांगिए वो मिल जाएगा। मैंने 2-3 लेक्चर लिए रक्तपति पे, मैंने दिया है। उस पे मैंने सारा विधि बताया कैसे बनाना है। आपने दिया है कितना क्या मैम? देते हैं सर? कितना देते हैं? वो सब लिखा हुआ है। मैं अभी बाहर हूँ अच्छा। ना। ओके। अच्छा। हाँ अच्छा। वो पूरा प्रमाण और कैसे बनाना है वो सब प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है। आप बीना मैम इस टॉपिक पे कुछ बोलिए, आप कैसे एचबी बढ़ाती हैं? हाँ सर, मैं क्या करती हूँ, आपने बोल दिया, ताप्यादि लोह के साथ मैं अमलकी और हरितकी का काढ़ा करके उसके साथ ताप्यादि लोह लेने को बोल देती हूँ। और द्राक्षारिष्ट देती हूँ, वातज है पांडु, तो महातिक्त घृत भी देती हूँ, कल्याणक घृत देती हूँ सर। और बाह्य स्नेहन भी मैं हर पांडु में बोलती हूँ सर। और जी मृत्तिका को भी विडंग और कडुनिंब की भावना देके मृजन्य पांडु है बच्चों में, तो वो भी मैं मिट्टी को भावना देके विडंग और नींब की, कड़ू नींब की जी देती हूँ सर। जी सही बताया और आपने। विरेचन होता ही है हरितकी, और कभी कभी लगा तो स्त्रंसन कार्य के लिए क्या, बहावा मगज, हाँ हाँ आरगवद। आरगवत, करेक्ट। जी जी हाँ, बस। बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू मैम। और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। हाँ सूरज जी हेलो बोलिए आप। हाँ सर। हेलो सर, मतलब पांडु के पेशेंट आते थे ना हमारे सर के क्लिनिक में। तो जी सर ने एक बार बोला था योह कल्प देते हैं हम, उससे मतलब कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो अगर दाढ़ी मादी घुरूट उसके साथ कंटिन्यू रखा ना पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन जनरली नहीं होता, क्योंकि दाढ़ी मादी घुरूट जी के मतलब यूज से ना मतलब मूड वायु का अनुलोम होता है, और उससे मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं होती पेशेंट को। और मतलब जी मैंने मतलब ये वो चरक संहिता का चौथा अध्याय है, मतलब षड विरेचन शता श्रुति अध्याय कुछ हाँ जी जी तो इसमें सर ज्येष्ठ मद है ना, उसका उल्लेख मतलब बहुत सारे गणों में आया है। मतलब तिक्तक शिरबस्ती का मैंने लेक्चर भी देखा था आपका यूट्यूब पे। जी तो वो शोनित स्थापन मतलब रक्त दोष दूर करने करके रक्त वृद्धि करने वाला, उसमें जी भी मतलब ज्येष्ठ मद का उल्लेख आया था। तो सर पांडु में रस रक्त की दृष्टि रहती है ना, जी तो जनरली हमारे इधर मतलब हमारे सर हिमालय के मतलब कैप्सूल रसायन के लिए अश्वगंधा मतलब सिंगल ड्रग, ये मतलब जी अवस्था के अनुरूप यूज करते हैं। तो जी उसमें अमृता रहती है, अश्वगंधा रहती है, आमलकी रहती है, गोक्षु रहता है। तो मतलब जी ऐसे 7-8 द्रव्य है जिसके मतलब सिंगल कैप्सूल मतलब रसायन के फॉर्म में देते हैं, और उसमें सुवर्णमाक्षिक मिक्स करके देते हैं। मतलब जी बाकी दवाइयाँ तो रहती है पेशेंट को डिसीज के अनुसार, पर जी रसायन तो देते हैं, मतलब हर पेशेंट को रसायन रहते हैं, मतलब 3 सिंगल द्रव्य का संप्राप्ति के अनुसार। तो सर जी ज्येष्ठ मद मेरे हिसाब से मतलब है ना बहुत सारे गणों में बैठता है। मतलब शोनि स्थापन गण देखे आप, उधर ज्येष्ठ मद है, और जी जीवनीय गण है उधर भी ज्येष्ठ मद बैठता है, जी और संधानीय गण है उधर भी ज्येष्ठ मद बैठता है। और संधान जी मतलब बोन का मतलब आया मेरे नजर में कुछ, तो इसलिए ये क्लिक हुआ संधान वाला। और जी बहुत सारे मतलब ऐसे गण है जी
ज्येष्ठ मत बैठता है। और ज्येष्ठ मत का सर मैंने सिंगल ड्रग के हिसाब से मतलब किया था मतलब पढ़ाई, तो सर वो कफ को अच्छा करता है, पोषण भी बहुत अच्छा करता है। तो मतलब अगर वातज संप्राप्ति हुई सर, तो सर इसको मतलब हम सिंगली भी दे सकते हैं वातज संप्राप्ति में, क्योंकि हाँ, हमें पित्तज उधर में भी तो स्नेह, देते हैं। हाँ, यष्टि हाँ मधुकृत पित्त संप्राप्ति में भी देते हैं। और पित्तज में भी दे सकते हैं सर। और एक है कि अगर इसका हम रसायन के स्वरूप में इस्तेमाल भी करते हैं तो सर कफज में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि हम बाकी सारी भी दवाएं देंगे ना पेशेंट को, जी पाचन वगैरह मतलब इसका रोल क्या, सिर्फ हम मतलब 2-4 कैप्सूल कूट के देंगे किसी तो मिश्रण में, तो एक मतलब इसका मतलब इतना कुछ कफज में भी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। मतलब मेरे आप को मुझे ये, ये बताइए, आप तो इतना सारा यष्टि मधु के बारे में बता रहे हैं, फिर वमनोपग क्यों बोला है? उल्टी कराने के लिए हम क्यों देते हैं उसको यष्टि मधु? हाँ सर वो भी है। वो वमनोपग भी है, ज्यादा मात्रा में दिया तो उल्टी कराने में सहयोगी रहता है। ज्यादा नहीं हाँ देना है, सर मात्रा में देना है। मात्रा में, हाँ सर मात्रावती देना है। पर इसमें मतलब ये कर सकते हैं ना आप, मतलब वात और पित्त संप्राप्ति में मात्रावत दिया तो मतलब उपयोगी होगा ना। बराबर। अगर हम ज्यादा देते हैं तो उल्टी कराते हैं। यष्टि मधु आप एक पाव खा लीजिए चूर्ण, आपको उल्टी आने लगेगी। इसी हाँ जैसे सर। हल्दी है, हल्दी भी कितना अच्छा है, लेकिन वो भी वमनोपग है। हल्दी ज्यादा खाने से उल्टी आने लगती है। हर चीज का सर मात्रा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी मेरा मतलब मैंने देखा है ना, मतलब उधर में मतलब गोलियां मतलब मैं ही कूटता था ना, तो सर हमारे इधर 7 दिन से 7 दिन के हिसाब से है ना, मतलब अभी याद नहीं मेरे को, मैं क्लिनिक नहीं गया बहुत दिन, पर 2-2 गोलियां रहती थी मतलब हर जी एक रसायन की। और उसके जी साथ सुवर्णमाक्षिक भी डालते थे। और ये 7 दिन का डोज रहता था, मतलब दिन में 2 बार शायद से बीड़ी। जी जी। तो इतना मतलब आपको क्या लगता है ये डोज मतलब ठीक ठीक ठाक है है ना? क्या मतलब? हाँ, 1 से 2 ग्राम ठीक है ना? आधा ग्राम, 1 ग्राम, और 2 ग्राम, 3 ग्राम। और सर गुड़वेल का भी मतलब बहुत ये आया था उल्लेख कषायों में इसका अच्छा जी जीवनीय, मतलब जीवनीय नहीं पर बहुत सारे मेरे को लगता है मतलब गुड़वेल का भी अच्छा यूज होगा। और बहुत मतलब स्नेहोपग में भी इसका उल्लेख आया है, ज्येष्ठ मत का, ज्येष्ठ मत का जी भी आया है, गुड़वेल का आया है। तो हमें जी। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वो पांडु में मतलब स्नेह का भी मतलब जरूरत रहता है ना, मतलब स्नेहन भी करते हैं। तो हाँ इससे मतलब गुड़वेल से मज्जा की हाँ भी शुद्धि हो जाएगी और स्नेहन हाँ भी होगा इन दोनों से। हाँ और स्तन्य शोधन में भी सर गुड़वेल का उपयोग आया है, और स्तन्य हाँ जनन में भी उपयोग आया है। तो मेरा इधर हाँ ऐसा मानना है कि रस धातु का धातु है वो स्तन्य और रज होता है। तो हाँ मतलब इनडायरेक्टली अगर उल्टा जाए तो स्तन्य का शोधन हो रहा है या स्तन्य जनन हो रहा है, तो मतलब हाँ ये स्तन्य उपधातु अच्छा हो रहा है ना, तो मतलब रस धातु भी अच्छा हो रहा है। हाँ। तो ऐसा सोचे तो इसमें सर गुड़वेल और यष्टि मधु मतलब मेरे को अच्छा मतलब रसायन लगा, मतलब बराबर सुवर्णमाक्षिक के साथ। बराबर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी को कुछ बताना है, बता सकते हैं। जी सर। सर हाँ एक बात बताइए। बताना चाहूंगी सर, हाँ आपसे 3 साल पहले जब मेरा आयोग से इंटरव्यू हुआ था जॉब के लिए, तो हाँ सर मेरे से जो आईएएस ऑफिसर होते ना, उन्होंने हाँ यही पूछा था कि आपके पास कोई औषधि नहीं है और आपको एनीमिया का ट्रीटमेंट करना है, तो आप कैसे हाँ करेंगे? हाँ तो सर उस टाइम मैंने जो मुझे क्लिक किया, तो मैंने बताया कि हाँ जो हम लोग खाना हाँ बनाते हैं, हरी सब्जियां सबसे पहले तो यूज करेंगे। और जो खाना बनाते हैं उसको लोहे की कढ़ाई में, लोहे के बर्तनों में बनाने की, उससे लौह तत्व भी मिलेगा। और साथ में हीमोग्लोबिन का एक सर गोबिन प्रोटीन भी एक वो होता है। तो प्रोटीन को बढ़ाने के लिए अगर उसको हम लोग गुड़ चने के साथ में लेते हैं, गुड़ भी आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और चने के हाँ साथ में लेते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा आयरन और प्रोटीन का। और सर अग्नि बढ़ाने के लिए मैंने बोला कि सर थोड़े से जो हमारे गरम मसाले होते हैं उनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अ, हाँ थोड़ा सा उनसे घर में मसालदानी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि अजवाइन है, हींग है, तो उससे अग्नि भी बढ़ेगी। तो ये बताना चाह रही थी कि मेरे इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस हुए थे। क्या जी। आईएएस का? आईएएस का जो एग्जाम होता है। नहीं सर, मेरा जो मेडिकल ऑफिसर का जो हमारे यहाँ होता है ना यूपी में,
अच्छा अच्छा, तो तो आप पास हो उसमें गई थी यही। ना, आप जी पास हो गई सर, मैं थी। जॉब कर रही हूँ। जी सर, मैं हाँ जॉब वही कर तो। रही हूँ। जी, जी जी बहुत बढ़िया। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। रागी तो रागी देने से नाचनी बोलते हैं मराठी में, तो हाँ, कितना आयरन कंटेंट उसमें कितना ज्यादा है? ये तो ये मैम बता पाएंगी, वैशाली मैम बहुत द्रव्य है, गुण की हैं। बहुत है, बहुत है। जी, सही बताया आपने, नाचनी सत्व देते हैं यहाँ पर रागी। मैम सर एक्चुअली आयरन कंटेंट बहुत सारी चीजों में है, आयरन बहुत सारी चीजों में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आयरन का लॉस क्यों हो रहा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। देने को तो हम लोग बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। हम लोग जो स्नेहन लोग कम चिकित्सक पड़ता कर है ना? केवल। जी जी नहीं जी है, जी मैम। स्निग्धांश कम हो गया तो एब्सॉर्प्शन कम हाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ड्राइनेस अगर होगा तो वैसे भी ड्राइनेस रहता है, जो क्या रुक्षता बहुत रहती है अगर आपका ये कम कम होता है। पांडु रोगियों में अक्सर बाल भी बहुत अजीब से ड्राई ड्राई से होते हैं, स्कैल्प भी बहुत ड्राई होता है, तो ड्राइनेस बहुत रहता है उनमें। जैसे होंठ का फटना, कई बार सर वाटर कंटेंट की कमी की वजह से भी होता है। पानी का इंटेक कम है तो भी खाना बहुत अच्छे से नहीं पचता, कई बार ज्यादा लेने से भी। सर मतलब जो निदान है वो बहुत सारे हैं, बस उनके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जी बहुत सही बताया आपने। ठीक है, आप लोग ने बहुत अच्छा बताया। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर मिलेंगे 8:15 बजे। नहीं, मेरे को ना अभी मंदिर जाना है, एक साईं बाबा मंदिर जाना है। वो वंदना मैम के जो गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे गुरुवार को साईं बाबा मंदिर जाने के लिए बोला है। अगर मैं लेट जाऊंगा तो बंद हो जाएगा। तो आज का सेशन कितने बजे होगा वो मैं बाद में आप लोगों को लिख दूंगा। हो सकता है 9 बजे होगा आज का सेशन। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए पूजा करने के लिए, है ना। वो मेरे पे कुछ ग्रह है, तो मेरे को टाइम दीजिए। मैं 9 बजे लेक्चर लूंगा, सेशन होगा, मैं टाइम लिख दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू।